about भाषा, लिपि, बोली एंड व्याकरण, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। पहले तो हम ये सीखेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा वह होती है जिससे हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, और वो जो साधन होता है आदान प्रदान करने का उसे भाषा कहते हैं। और अब किताबी भाषा पे आते हैं। विचारों के आदान प्रदान के सबसे सुगम साधन को भाषा कहते हैं। और अब हम आएंगे भाषा के रूप पर। भाषा के कुल दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो व्यक्ति बोलकर या पढ़कर आप अपने विचारों को बताते हैं दूसरे व्यक्ति को। और लिखित भाषा वो है जो हम लिख कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भारतीय भाषाएं, जो हमारा भारतीय संविधान है, उन्होंने हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को, वो क्या कहते हैं उसे, 22 भाषा को उनकी पद दी है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया एंड तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बोडी, डोगरी, मैथिली, संताली, सिंधी, मराठी, उर्दू, गुजराती। इन्हीं 22 भाषाओं को भारत संविधान राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा। अब भारत संविधान में 14 सितंबर 1949, मतलब 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। उसे भारत संघ के कामकाज की भाषा बनाया गया। मतलब जो भारतीय संविधान है उन्होंने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार लिया। और उन्होंने ये भाषा इसलिए बनाई कि जो सरकारी कामकाज होते हैं वो इस भाषा में किए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे भाषा। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी समझी और बोली जाती है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोलने जाने वाली तीसरी भाषा है। भाषा के अधिकांश लोग इसी के माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं। अब हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। भारत में हिंदी का उपयोग 3 स्तरों पर होता है। ऐसे राज्य जहाँ शासन, शिक्षा या राजकाज की भाषा हिंदी है, मतलब जैसे कि हम कई शिक्षा प्रदान लेते हैं, हम काम काज के लिए यूज़ होती है हिंदी भाषा। जैसे उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार, ये जो स्टेट्स हैं, मतलब ये जो राज्य हैं, इसमें हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है। ऐसे राज्य जहाँ हिंदी की द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता गई है, यह राज्य है। मतलब जैसे कि पहली भाषा उनकी माँ बोली कहते हैं, जैसे उसे जो उनकी मदर टंग होती है। जैसे कि पंजाब की पंजाबी है, मतलब पहली भाषा उसकी पंजाबी है, पर जो द्वितीय भाषा के रूप में जो मान्यता दी गई है वो हिंदी को दी गई है। और ऐसे ही गुजरात और महाराष्ट्र में भी है। ऐसे राज्य जहाँ हिंदी का उपयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अब जो राज्य है जहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे संपर्क मतलब बात करने के लिए ज़्यादा किया जाता है। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बंगाल आदि। जैसे हमारे पंजाब से कोई आता है तमिलनाडु, तो वहाँ तमिल ही बोलेंगे, पर जो कॉमन भाषा है वो हमारी हिंदी है। तो वो साउथ में भी बोली जाती है और नॉर्थ में भी बोली जाती है। अब हम आएंगे हिंदी भाषा का महत्व। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग अधिकांश स्थानों पर अत्यंत सरलता से किया जाता है। मतलब जो हिंदी भाषा है उसका जो रूप है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जो होती है उसे स्थानों पर अत्यंत
बहुत से स्थानों में सरलता से बोला जा सकता है। हिंदी के अलावा सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंग्लैंड आदि अनेक देशों में इनके पठन की भी सुविधा है। हिंदी का साहित्य अत्यंत समृद्ध, ऐसा सीखना भी अत्यंत सरल है। हिंदी के शब्द भंडार में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के अनेक शब्द हैं। सभ्यता के विकास के साथ इनमें अन्य विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द भी घुल मिल गए हैं। अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा। शास्त्र लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाले तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया गई भाषा के रूप को ही मानक भाषा कहा गया है। मतलब जो विद्वानों द्वारा हमारे पहले जो टाइम के लोग थे, उन्होंने जो ये भाषा की थी उसे बोलने जानने के लिए जो भाषा बनाई थी उसे मानक भाषा कहते हैं। अब पहले जो बनाए गए थे शब्द विद्वानों द्वारा वो ये थे। मानक भाषा जो पहले के समय में यूज़ होते थे, उसके वर्ण और संयुक्त वर्ण अलग अलग थे। अब जो यहाँ है इसमें अलग है, जो अब के टाइम में यूज़ होते हैं अ, आ, ओ, अन, आह, ल, ख, ण, और ये बाकी की वो हैं संयुक्त वर्ण और मानक। अब इसमें और भी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है कि जैसे कि इसमें भी अशुद्ध और शुद्ध वर्ड है। एक में अशुद्ध में लिख रखा है कि वो जो है वो अब उसके स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स है, मार्कर में मिस्टेक्स हैं। और जो शुद्ध भाषा है उसमें हम जो ठीक है बिल्कुल ही सही भाषा में लिखा है उसे शुद्ध मानक भाषा कहते हैं। अब आते हैं हम लिपि में। मौखिक भाषा को स्थानीय रूप देने के लिए भाषा को लिखित रूप का विकास, व्यवहारिक ध्वनियों के लिखित रूप में प्रकट करने वाली भाषा के चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कोई भी मौखिक भाषा है उस जो स्थान पर प्रयुक्त होती है उसे लिखित रूप में हम प्रकट कर देते हैं, तो वो जो ध्वनियाँ बनती हैं जो प्रकट होती हैं चिन्हों के द्वारा उसे लिपि कहते हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो सारी हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा है वो सारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भाषाओं की भांति लिपियाँ भी अनेक प्रकार की हैं। भाषा संस्कृत, हिंदी, मराठी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरमुखी। भाषा और व्याकरण। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, उनका वे होता है लिखने का। जैसे वर्णमाला होती है और बाकी वर्ण होते हैं, मात्राएं होती हैं, उन सब के रूल्स होता है कैसे लिखना है। और भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए इन नियमों की जानकारी होना तथा पालन करना आवश्यक होता है। जो उनकी नियम है उनका पालन करना और उन्हें समझना आवश्यक होता है। व्याकरण हमें इन नियमों की जानकारी देता है। अब जो व्याकरण है वो मेन रोल निभाता है, जो हमें इन नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण का अर्थ है, व्याकरण का शब्दार्थ अर्थ विश्लेषण। यह शब्द क्र धातु में प्रकमहस वी और अ उपसर्ग जोड़कर तथा अन प्रत्यय व्याकरण लगाने पर बना है। व्याकरण का प्रिय यह भाषा का शरीर विज्ञान है। इसे शब्द विद्या या पद विद्या भी कहते हैं। इस प्रकार जो विद्या भाषा स्वरूप का संश्लेषण अर्थात उसकी शुद्धता या अशुद्धता, निर्माण विधि और ज्ञान देते हैं। अब जो उसकी शुद्धता तो सही वे में लिखते हैं और जो
दूसरा वे होता है वो गलत माना जाता है, उसे हम कहते हैं और जो शब्द निर्माण है, अब शब्द का जो निर्माण करेंगे मतलब सीक्वेंस में लगाएंगे और उसको सार्थक मीनिंग होगा जब भी वो शब्द बनेगा, वरना तो वो काउंट नहीं होगा, मतलब उसे गिना नहीं जाएगा उसमें। और उसे ही व्याकरण कहते हैं। भाषा की व्यवस्था को सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। अब ये सब आ गया व्याकरण में। अब हम आते हैं साहित्य पर। हम 2 मिनट के लिए व्याकरण की परिभाषा पे ध्यान देते हैं। अब जो व्याकरण है वो वह शास्त्र है जो उसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो व्याकरण वो शास्त्र होता है हमारे लिए जो हमारी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और बोलने में हमें ज्ञान देता है कि हमें कैसा उसका प्रयोग करना है। और अब आते हैं हम साहित्य। अब जो साहित्य है वो होता है ज्ञान के सचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब आगे हम जो हमारे ये जैसे कि पैराग्राफ्स होते हैं और कहानियाँ होती हैं, इसके जो होते हैं ना उस सबको साहित्य कह देते हैं। अब साहित्य के 2 भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जो गद्य साहित्य है वो गद्य साहित्य में लेखक और विचारों के बोलचाल की भाषा को व्यवस्थित रूप में व्यक्त करता है। अब जो वो है जो गद्य साहित्य है उसमें हमारी कहानी आ जाएंगी, नाटक, उपन्यास, एकांकिक, जीवनी, पत्र, निबंध, ये सारी गद्य में आ जाएंगी। अब हिंदी के मुख्य साहित्यकार जब जिन्होंने लिखे हैं ये सब, उनके नाम हैं भारतेन्दु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी चंद, भीष्म सहाय और इलाचंद जोशी। और अब हम पढ़ेंगे पद्य साहित्य के बारे में। अब जो पद्य साहित्य होगा उसमें क्या आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे जो भी राइटर्स हैं, मतलब क्या कह सकते हैं उन्हें कवि कह सकते हैं हम, कवि जो पंक्तियाँ लिखते हैं, नाटक, कहानियाँ, वो इसमें आती हैं। और जो गद्य होता है मतलब जो पैराग्राफ टाइप होते हैं जो भी चीज़ें उन्हें गद्य में रखते हैं, और जो पोएम टाइप होती हैं उसे हम पद्य में रखते हैं। अब भाषा के अंग हैं, भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हम जब क ख ग ये वर्ण हो गए। अब हम ये 2 वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा शब्द, जैसे आ म, आम। और अब है हमारा वाक्य। अब हम जो शब्दों को जोड़ेंगे तो वो फॉर्म होगा वाक्य में। तो यही होते हैं भाषा के अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य। और फिर हम इसके वो करेंगे एक्सरसाइज, थोड़ी देर बाद करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में हम पहले करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब पहले में है डैश मानवों द्वारा विचारों को प्रकट करने के माध्यम है। अब वो है भाषा, ठीक है। जो भाषा होती है वही है मानवों के द्वारा जो विचारों को प्रकट करने के माध्यम होता है। अब दूसरा है डैश किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा के रूप है। अब जो क्षेत्र में बोली जाती है उसे तो बोली कहते हैं, तो इसका आंसर है बोली। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि डैश वह चिन्ह या लेखन प्रणाली है जिससे भाषा लिखी जाती है। अब किससे लिखी जाती है, वो है व्याकरण। अब मतलब लिपि वह चिन्ह है जो हमें लेखन प्रणाली है जो भाषा लिखी जाती है। अब जो है वह रचनात्मक साहित्य है जिसमें गद्य या पद दोनों आते हैं, वो उसे कहते हैं हम साहित्य। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हमारे इसमें तो कुछ नहीं है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में। भाषा और बोली में क्या अंतर है। अब भाषा और बोली में ये अंतर है, भाषा जो होती है वो हमारे विचारों को आदान प्रदान की सुगम
साधन को कहा जाता है। और जो बोली होती है वो क्षेत्रीय रूप, मतलब जो भाषा का वो क्षेत्र होता है वो बड़े टाइप में होता है, और जो बोली होती है वो क्षेत्रीय रूप में होती है। मतलब राज्य जो होते हैं ना उसके क्षेत्र में रहती है। अब जो वो दूसरा होता है उसका तो मतलब एरिया भाषा का बड़ा होता है, पर बोली जो होती है वो क्षेत्रीय रूप में मिल जाती है। अगर आप तमिलनाडु में जाकर पंजाबी बोलोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, पर जो आप पंजाब से तमिलनाडु जाओगे और आप हिंदी में बात करोगे तो वो समझ जाएंगे। अब देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि किस किस की भाषा की है देवनागरी लिपि? अब मैं उनके नाम बता रहा हूँ। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी की है। और अब है गद्य और पद्य का क्या अंतर है? गद्य वो है जो हमें पैराग्राफ टाइप में मिलते हैं, और जो पद्य होते हैं वो पोएम के टाइप में मिलते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जो गद्य होते हैं वो हमें पत्र निबंध के माध्यम से लिखे जाते हैं, मतलब उसमें लेखक होते हैं, जो लेखक लिखते हैं पद वो उसमें, और जो पद होते हैं वो पोएम टाइप में होते हैं। ट्रू फॉल्स, सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है। ट्रू, हिंदी एक बोली है। नहीं, फॉल्स। कविता पद का उदाहरण है। यस, कविता और जो होती हैं वो सब आती हैं पद में, तो ये ट्रू है। लिपि केवल मौखिक होती है। नहीं, लिपि को हम लिख भी सकते हैं। तो फर्स्ट का है ट्रू, सेकंड का है फॉल्स, थर्ड का है ट्रू और फोर्थ का है फॉल्स। ये है उनके आंसर्स। करेक्ट, हिंदी एक भाषा है, वो बोली नहीं है। और जो फोर्थ रॉन्ग था उसे हम लिपि लिखित होती है, मौखिक नहीं होती। नाउ हम अगली वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, वो है वर्ण विचार, और वो वीडियो आपको मे बी फ्राइडे सैटरडे तक मिल जाएगी, और ये टाइमिंग होगा 7:30 का। थैंक यू।